एवरीवन। आज मैं आपके साथ यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट कैंडिडेट हो तो आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स होता है, बट इकोनॉमिक्स की बेस हमेशा ही सेम रही है। तो हम अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो आपको भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे साथ चैनल पर जुड़ने से पहले, अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपनी बुक बनाइए जिसमें मैं हमेशा बोलती हूँ लिखे कि आज हमने कंवलप्रीत मैम के साथ कौन सा यूनिट पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। कहने को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमने ना 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था पढ़ना। मतलब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने 11th स्टैंडर्ड फिर एचएससी में पढ़ा था। कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको डायरेक्टली एचएससी के बुक से ही कराऊंगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरी कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट आज मैं एकदम बेसिक से लेके आई हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कॉमर्स पेपर के पूरे 10 टॉपिक्स के कुछ ना कुछ पोर्शन कवर करा दूं, ताकि आप जब एग्जामिनेशन जा रहे हैं और बिना पढ़े ही जा रहे हैं या आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए आपको मेरी वीडियोस बेनिफिट है, या अगर आप पहली बार स्टार्ट करके सोचे चलो तीर तुक्का लगा के आएंगे तो एटलीस्ट आपको 10 टॉपिक्स का कुछ ना कुछ पता ही होगा। ओके। अदरवाइज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप एक यूनिट पहले कंप्लीट कीजिए फिर आप सेकेंड यूनिट पर जाइए। और मेरी एक हमेशा सजेशन है कि अगर आप सिर्फ 15 से 20 मार्क्स के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप या यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे तो ही डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े। एंड याद रखिए क्या होता है ना, 6 मंथ्स के बाद अटेम्प्ट आता है। तो वो 6 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भूल गए। पिछली बार आपको 15 मार्क्स से या 16 मार्क्स से नेट रह गया था, बट इस बार हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, तो इस बार तो मेरा 30 मार्क्स से नेट और जेआरएफ रह गया। ठीक है। तो ये भी आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि फॉर्म फिलिंग में बहुत दिक्कतें थी, कुछ रह गए है। अब तक तो मुझे एक्सटेंशन का मैसेज नहीं दिखा उनकी वेबसाइट पर, बट अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अभी मतलब बिना हेजिटेशन स्ट्रेस लिए बिना एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है। जितने भी दिन आपके वैकेशंस के हैं या कुछ ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाते हैं जहां पर वैकेशंस अभी स्टार्ट होगी, तो याद रखिए तो आपके लिए जो भी टाइम है आप उसको पढ़ाई के लिए दीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिमांड रेफर्स टू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इज डिमांड अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी, डिजायर सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, सी नीड फॉर अ कमोडिटी एंड डी स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। तो याद रखिए डिमांड तब होती है जब उसमें ये तीनों ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है डिमांड शुड बी बैक्ड बाय, ओके, डिजायर प्लस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। अब इसका हमेशा एग्जांपल याद रखिए। ठीक है। हम घर के नीचे खड़े होके मर्सिडीज की गाड़ी देख रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, तो वहां पर आपके पास सिर्फ डिजायर होगी। ठीक है। आपके पास भले विलिंगनेस भी हो बट आपके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, तो डिजायर प्लस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे को हम डिमांड बोलते हैं। जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े कोशिश कीजिए एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े, और अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाइए। ठीक है। तो डिजायर शुड बी सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। याद रखिए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। डिमांड एग्जिस्ट ओनली व्हेन द कंज्यूमर हैज द डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है। तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, इसी क्वेश्चन को असर्शन और रीजनिंग में पूछा जाएगा। ठीक है। एग्जांपल में अगर दो, स्टूडेंट वांट्स टू बाय अ लग्जरी कार but without purchasing power, it is only a desire and not a demand. So demand is called demand only when it is backed by desire, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। अगर आप कंजूस है, आपके पास डिजायर भी, आपके पास पैसा भी है, बट आप अपनी कंजूसी के वजह से नहीं खरीद रहे, तो भी उसको डिमांड नहीं कहेंगे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टाइमर के साथ पढ़िए, देखिए कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने को। सेकंड चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स। ये बेसिक से हम पढ़ रहे 11th और 12th स्टैंडर्ड से, बट जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई पढ़ाई स्टार्ट करते हो नेट की, हमेशा बेसिक से पढ़े। ओके। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस एंड डिमांड मूव इन सेम डायरेक्शन, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इनकम एंड डिमांड मूव टुगेदर। ठीक है। पहले मैं बोल रही हूँ दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड सेम ही रहती है हमेशा। प्राइस एंड डिमांड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, एंड इनकम एंड डिमांड मूव टुगेदर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
मैसेज करके लिख सकते हैं और आपको 2 मार्क्स मिल जाते कर। सो प्राइस, रिमेंबर प्राइस एंड डिमांड ऑलवेज मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का दूसरा वर्ड इनवर्स रिलेशनशिप। व्हेन प्राइस राइजेस, ओके, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स तो डिमांड राइसेस, ठीक है। एंड वी एज्यूम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम हमेशा से पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एजम्पशंस पर चल रही है, तो क्या वो एजम्पशन है? सेटिरस पेरिबस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आई रिपीट, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हिच इज दैट प्राइस एंड डिमांड मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों का ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स बोलते हैं जिसको। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और एजम्पशंस होते हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं, फिर चेंज इन डिमांड होता है, या फिर सिर्फ डिमांड होता है। तो ये भी मैं कॉन्सेप्ट सबको कराऊंगी। तो सबसे पहले याद रखिए, एक्सेप्शन मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। अभी जो हमने देखा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम, उल्टा उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कब होता है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप उसका कर्व देखेंगे, फिगर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन सा एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आप तब ढूंढोगे जब आपको तीनों के मतलब पता है। एंड मुझे लगता है कि जब हम है ना मास्टर्स लेवल पर आ जाते तो ये 11-12 का इकोनॉमिक्स हम भूल जाते। तो जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे आपको ये नेट के लिए डिफिकल्ट ही लगेगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो बैक टू योर बुक्स एंड स्टडी फ्रॉम दोज बुक्स। अदरवाइज आप मेरे साथ जुड़े हुए तो ये देखिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मतलब पढ़ लेते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उनके लिए ज्यादा चीजें हम खरीद सकते हैं, ठीक है। सो हियर नॉर्मल गुड्स, मैंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश में इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मैं रेफ्रिजरेटर बोलूं, अगर आज मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं हमेशा अच्छा ब्रांड लेना चाहूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास मोबाइल, मुझे लगता है कि मोबाइल के ऊपर जितना चाहे मैं खर्चा कर सकती हूँ, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है डिमांड कम होती जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि गुड्स इंफीरियर है, जब तक हमारी कैपेसिटी टू परचेज, हमारा विलिंगनेस, या तो फिर मैं बोलूँ हमारी अफोर्डेबिलिटी जो हिसाब से होती है हम उस हिसाब से परचेज करते हैं। तो यहाँ पर इंफीरियर गुड्स में कैसा होता है? डिमांड डिक्रीज हो रही है बट हमारी इनकम इंक्रीज है। अब गिवन गुड्स कौन से होते हैं? डिमांड इंक्रीज हो रही है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। प्राइस भले ही बढ़ रहा है फिर भी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, मैं आपको एग्जांपल के साथ नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। बट पहले देखिए कि दोनों का यहाँ पर क्या है। ये नॉर्मल गुड्स है, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। इंफीरियर गुड्स में कैसे? इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स है। अब हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम बेटर क्वालिटी खरीदेंगे। अब गिवन गुड्स में ये क्यों नहीं हो रहा है? तो देखते हैं डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है? प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं। इंफीरियर गुड्स में कैसे? नेगेटिव, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है बट मैं इंफीरियर गुड्स अब नहीं खरीदूंगी, मैं बेटर क्वालिटी परचेज करूंगी, तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है। गिवन गुड्स में कैसे? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोग डिमांड कम, डिमांड भी ज्यादा करें, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो एग्जांपल के साथ मैं आपको एंड में समझाती हूँ। रिलेशनशिप विद इनकम यहाँ पर डायरेक्ट है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी आपने ज्यादा खरीदा। यहाँ पर इनवर्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इनकम इनकम बढ़ी आपने डिमांड हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव इनवर्स। और यहाँ पर कैसे? यूजुअली कंज्यूम बाय लोअर इनकम। सो लोअर इनकम ग्रुप सब क्यों उसको ज्यादा खरीद रहे प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस बढ़ी, ठीक है, तो नॉर्मल है वो। यहाँ पर फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड और ये वॉयलेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है? ये प्रेफरेड हायर गुड। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप बेटर गाड़ी खरीदोगे, आप बेटर कपड़े खरीदोगे, ठीक है। तो ये प्रेफरेड हायर इनकम, इट इज रिप्लेस्ड। ये कौन सा मैं पढ़ रही हूँ? याद होना चाहिए कि तीनों कॉलम्स में कौन सा था। यहाँ पर इंफीरियर गुड्स है, तो इंफीरियर गुड्स आर रिप्लेस बाय बेटर गुड्स व्हेन इनकम राइजेस। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? लोग क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है ना, नो
क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, लोगों के पास सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो भले वो प्राइस बढ़ रही है फिर भी लोग खरीद रहे हैं। ओके, अभी कौन से केस में हो रहा है ये देखिए, एग्जांपल स्टेपल फूड लाइक लोग चावल, जो नॉर्मल चावल खाते हैं, देखो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड द हाईएस्ट क्वालिटी वाला चावल बासमती। ओके, एंड कुछ लोग ब्रेड खाते हैं जैसे एक पुअर, तो वहां पर भले उनकी वो जरूरत है, अगर उसके बिना वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, उस नहीं खरीदेंगे, तो भले कितना भी प्राइस बढ़ रहा है लोग वही खरीद रहे। ओके, तो स्टेपल फूड ये रोज के आइटम्स है एंड उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो कितनी भी प्राइस बढ़ेगी मजबूरी हमारा खराना खाना, बिकॉज अदरवाइज हम भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे ब्रांडेड क्लोथ्स कार्स, और यहाँ पर कैसे चीप नूडल्स, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आता है, इनकम बढ़ती है, तो चीप नूडल्स के बदले हम जाके 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में या प्रॉपर चाइनीज रेस्टोरेंट्स में हम जाके खाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि कितने टाइम्स की गुड्स है। आप एक बार इनको मेरी वीडियो को पॉज करके भले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे हो तो मेरी सजेशन है पहले एक बार मेरे साथ वीडियो देख लो, और उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम वीडियो देखोगे तो आप उसको पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ कुछ चीजें रिपीट करने से लर्न हो जाती है, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पढ़ाई में गैप आया हुआ है, तो इसलिए हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, गिवन गुड्स। फॉर गिवन गुड्स डिमांड राइजेस इवन व्हेन प्राइस राइजेस बिकॉज कंज्यूमर्स कैन नॉट अफोर्ड सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स। प्राइस इज राइजिंग, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, सो people don't have an option and this is generally bought by lower income groups. Okay, example मैंने आपको बता दिया, जैसे staple food consumed by lower income groups, तो normal goods are not an exception, inferior goods no, क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड का वॉयोलेशन नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं पता हो तो ये देख लीजिए एक बार। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको मिल जाएगा इनकम इफेक्ट क्या है, रिलेशनशिप विद इनकम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो रहा है। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस पर एग्जांपल्स हमेशा पढ़ के जाइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कार्ट्रेज एंड प्रिंटर। ठीक है, फिर पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार। सब्सटीट्यूट कौन से होते हैं, कॉफी एंड टी। ठीक है, छाछ एंड लस्सी। ओके, आप ऐसे बोल सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज गिवन गुड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। भले मैंने आपको 10 मिनट लगाया, बट मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, फिर कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आपके आंसर्स कभी रॉन्ग हो जाए। अब यूटिलिटी क्या होता है याद रखिए, अगर आपने बेसिक भी ही एचएससी से पढ़ के आ रहे हो, यूटिलिटीज आर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप देखिए दारू की बात करूं मैं, तो दारू जो लोग पीते हैं वो एडिक्टेड होते हैं। ठीक है, नशे वाले लोग होते हैं, उनको अल्कोहल की एडिक्शन होती है, तो वो यूटिलिटी देती है उनको। क्यों, क्योंकि यूटिलिटी की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी कर रही है। वो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, इंजेक्शन से प्लेजर मिल रहा है क्या, नहीं, बट वो जरूरी है। ठीक है, तो यूटिलिटीज आर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कैपेसिटी। मुझे आज भी याद है जब मैं 12th में पढ़ती थी, हमारी बुक में एक एग्जाम्पल होता था नाइफ। ठीक है, नाइफ अभी हाउस वाइफ होगी तो, या घर पर जो काम करता है, आजकल तो ऐसे भी मुझे नहीं बोलना चाहिए कि घर पर हाउस वाइफ काम करते हैं, तो जो नाइफ से सब्जी कट कर रहे हैं वो भी यूटिलिटी है, हाउस मेकर को भी, या जो भी कट कर रहा है। और अगर वो मर्डर कोई कर रहा है उस चाकू से, तो उसको भी यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी को बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल। तो अगर आपको उसके सारे फीचर्स याद हो, नहीं है तो मेरी सजेशन है 12th की बुक ले लीजिए। 12th की बुक नहीं है तो एक बार अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में चली जाइए और एचएससी की स्टेट बुक ही ले लीजिए, आप वापस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ठीक है, तो अभी फॉर्म यूटिलिटी कौन सी होती है, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ अ प्रोडक्ट। मैं इसको थोड़ा फास्ट करती हूँ क्योंकि ये बेसिक है। तो वुड कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर फर्नीचर। अब आपको टेबल की वैल्यू है, आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपको बोर्ड चाहिए, आपको लकड़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्म, तो शेप चेंज हो रहा है, कीवर्ड याद रखिए। प्लेस कभी कभी मैच द कॉलम में आ जाता है। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस और द लोकेशन। ट्रांसपोर्टिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म टू द सिटी। फार्मर के पास अगर वेजिटेबल्स रहेंगे तो क्या ही काम है जब तक वो सिटी में हम परचेज नहीं करें, तो प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय स्टोरिंग गुड्स अंटिल नीडेड, तो तब तक आप स्टोर करेंगे गुड्स। तो जैसे समर में कोल्ड ड्रिंक्स या मैं बोलूँ आइसक्रीम्स की बहुत डिमांड होती है, तो वो टाइम यूटिलिटी है, स्टोरेज कर रहे तब तक। सर्विस यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, अभी आप देखो मोबाइल भी खरीद लो, अगर आप मोबाइल को भी पूरा एक्सप्लोर नहीं करते, फंक्शंस नहीं यूज करते, और जब तक उनसे आप कांटेक्ट नहीं करते हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो बेकार है वो सर्विस। ठीक है, तो कोई भी सर्विसेज को जब आप यूज करते हो तो ये सर्विस यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, आप लैपटॉप खरीद के लेके आए हो, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। याद रखिए गुड्स में ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सर्विसेज में नहीं। नॉलेज यूटिलिटी है,
आपको स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे नहीं पता, आपको आईफोन यूज नहीं करना आता, मैकबुक यूज नहीं करनी आती, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, वो नॉलेज गेन करते हो, तो यूटिलिटी क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइज। तो नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी एंड फॉर्मेट। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है मैच द कॉलम में, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, फिर से मैं अप्रोच समझा रही हूँ। बेसिस है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर, प्रोपाउंडर मतलब फाउंडर के नाम से लेके मीनिंग तक। और अगर आप एक बार ये समझते हो तो आपको इंडिफरेंस कर्व भी समझने में आसानी हो। तो मीनिंग क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी है एल्फ्रेड मार्शल ने, उनके हिसाब से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली, 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला बंदा क्या बोलता है, हिक्स एंड एलन, वो कहते हैं यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक, आप सिर्फ रैंकिंग दे सकते हो। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मेजरमेंट कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी, एल्फ्रेड मार्शल। 2 बार रिपीट कीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। और हिज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नो, ही इज नॉट फादर ऑफ एडम स्मिथ है फादर। आप मुझे मैसेज में बताइए कौन है, ठीक है, ऐसे भूल जाएंगे। मेजर्ड बाय प्रेफरेंस रैंकिंग, यहाँ पर आप रैंकिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पर यूटिल्स में मेजर हो रहा है, यहाँ पर प्रेफरेंस। डेवलप बाय एल्फ्रेड मार्शल, हिक्स एंड एलन। यूटिलिटी मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पर न्यूमेरिकली हम मेजर कर रहे हैं, और हिक्स एंड एलन के हिसाब से हम रैंकिंग कर रहे हैं, हम उसको क्वालिटेटिव। अब जब मैं 12th में पढ़ रही थी तो मुझे पता नहीं था आगे रिसर्च पढ़नी होती है। तो अब आप रिसर्च पढ़ोगे तो अब मेरी पीएचडी होगी तो ये बहुत इजी हो जाता है समझना कि क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स और क्वालिटेटिव मतलब समथिंग बियॉन्ड द नंबर्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल के साथ। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर आप बता सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू 1 2 3, और यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे कैसे, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। बेसिस ऑफ एनालिसिस, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स को स्टडी कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज हर बार क्वेश्चन आता है, उसी को घुमा फिरा के हर तरीके से पूछेगी, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, वो एक दूसरे को टच होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली मिल जाएंगे। तो बेसिस ऑफ एनालिसिस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व्स। एजम्पशन, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और ये बंदा बोलता है कार्डिनल। कौन सा कार्डिनल है, याद है आपको, अगर मैं ऊपर का टेबल नहीं बताऊं तो, ये वाला कौन सा मैं पढ़ा रही हूँ, देखिए अगर ऐसे ध्यान नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कौन सा था, हिक्स का, यहाँ है, ये हमारा ऑर्डिनल वाला है। ठीक है, तो वो बोलता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच में मेजरेबल। ओके, तो कार्डिनल नंबर्स वाले। मनी मेजरमेंट, मनी मेजर्स यूटिलिटी। मनी, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट आपको बाद में। कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर्स मतलब एक्चुअल नंबर्स, बेस्ड ऑन प्रेफरेंस आप रैंकिंग कर रहे हो। रियलिज्म, इट इज लेस रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक, कैसे मैं बताती हूँ। अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटीज का है, वो कहते हैं ना, द मोर यू हैव अ कमोडिटी द लेस यू वांट मोर ऑफ इट, ये 12th से हमको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये जो कार्डिनल है उसका अप्रोच डीएमयू से आया है, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अप्रोच कहाँ से आया है, ये किसका है, ऑर्डिनल। ठीक है, तो देखिए अब ये ना बोल रहे हैं कार्डिनल अप्रोच में कैसे होता है, एप्पल गिव्स यू 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन, तो आप मेजर कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोल रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस एप्पल्स ओवरऑल, तो आप जस्ट रैंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपको एप्पल ज्यादा पसंद है या ऑरेंजेस, या ऑरेंजेस पसंद है और एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन, तो इसको रिलेटिव बोलते हैं और इसको एग्जैक्ट नंबर। तो अब याद रखिए ये जो था इसमें रिलेटिव कंपैरिजन मतलब रैंकिंग करके आप, मुझे ऐश्वर्या ज्यादा पसंद है या करीना या कैटरीना, आप रैंकिंग करो, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसा। ठीक है, अब इसमें ना कभी कभी है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, तो याद रखिए कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है, किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने। और वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स यूजिंग मनी। ओके, तो ये मनी में मेजरमेंट करते हैं। मेन आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज दैट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स कैन बी मेजर्ड, यू कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन। मनी एक्ट एज अ मेजरिंग रॉड फॉर यूटिलिटी, यहाँ पर मनी एक्ट कर रहा है मेजरिंग के लिए। एंड यूटिलिटी इज मेजर्ड इन इमेजिनरी यूनिट्स, तो एक इमेजिनरी यूनिट्स हमारे जैसे पैसे बोलते हैं हम, रुपया बोलते हैं, ओके, किलोमीटर डिस्टेंस, तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर यूटिलिटी को इमेजिनरी यूटिल्स में दे दिया, थ्रू द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन इज विलिंग टू पे। एग्जाम्पल, हम पिज्जा खाने जाते हैं, सपोज आप उसके साथ आपको, मैं ये खरीद रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको,
डिप ले रहे हो आप, चीज डिप, ठीक है, तो आपको लगता है आपने वो 60 रुपीज दे दिए चीजें डिप के लिए, बट वो वर्थ इट है, ठीक है, तो फिर अगर आपने वो एक्स्ट्रा पैसा दिया तो यू फील सेटिस्फाइड एंड देन यू इक्वेट इट टू द अमाउंट यू हैव पेड। तो यहाँ पर हो गया कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। अब आपने आइसक्रीम खरीदी 30 रुपीज में तो वो 30 यूटिल्स हो गए, आपने पिज्जा खरीदा 50 रुपीज में तो वो 50 यूटिल्स हो गए, ठीक है। तो एजम्पशन यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। तो लिमिटेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट का कि यूटिलिटीज आर साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल, सो एग्जैक्ट मेजरमेंट थ्रू मनी इज डिफिकल्ट। अब आपके लिए 50 रुपीज आपको वर्थ लगा, किसी को वो वेस्ट लगेगा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसका ऑपोजिट क्या बोलता है कि मनी इज नॉट यूज टू मेजर यूटिलिटी, आप रैंकिंग दे रहे हो। इट इज डेवलप्ड बाय जॉन हिक्स एंड आरजी एलन, ठीक है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी और नंबर्स, consumers cannot measure satisfaction exactly, they can only rank or compare, ठीक है। कभी आपको थम्स अप पसंद है, कभी आपको कोका कोला, सो यूटिलिटी इज ऑर्डिनल एंड नॉट कार्डिनल। तो कार्डिनल है नंबर्स, एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल है रैंकिंग प्रेफरेंसेस, एलन और हिक्स। कंज्यूमर्स कैन नॉट मेजर सेटिस्फेक्शन एग्जैक्टली, दे कैन ओनली रैंक। ओके, अभी कंज्यूमर कहता है आई प्रेफर टी ओवर कॉफी और कॉफी ओवर टी, आई लाइक पिज्जा मोर देन द बर्गर्स और पिज्जा एंड लेस ऑफ बर्गर्स, जो भी, बट दे कैन नॉट से दैट पिज्जा गिव्स एग्जैक्टली 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फाइड। और रियल लाइफ में आप देखो ऐसे नहीं होता ना, हम कैसे बोलते हैं कि सेटिस्फाइड, हम तो है ना बोलते हैं कि 100 यूटिल्स में मैं सेटिस्फाइड, ओके। सो जस्ट रिमेंबर हम यहाँ पर रैंकिंग कर सकते, ओके। सो याद रखिए, कार्डिनल यूटिलिटी न्यूमेरिकल है, ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंकिंग है। कार्डिनल यूटिलिटी बोलती है कि हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी इक्वेटिंग विथ यूटिल्स मनी, और ये ऑर्डिनल है वो सिर्फ रैंकिंग की बात कर रहा है, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है कार्डिनल और ऑर्डिनल दिया है जॉन हिक्स ने, हिक्स एंड एलन, और यूटिलिटी वहां पर 50 यूटिल्स बोल सकते हो और यहाँ पर हम रैंकिंग बोलते हैं, ओके। सो रिमेंबर कार्डिनल, सी से कार्डिनल, सी से काउंटेबल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो याद रखिए कार्डिनल काउंटेबल, यूटिलिटी कैन बी काउंटेड एंड मेजर्ड, ऑर्डिनल में ऑर्डर और रैंक, तो यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक, सो ओ ऑर्डिनल, ओ ऑर्डर, रैंकिंग, ठीक है। तो सी कार्डिनल, सी काउंटेबल, न्यूमेरिकल, यूटिलिटी कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, ऑर्डिनल, ओ रैंकिंग, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते, ओके। तो आई होप सो आपको ये आज एग्जाम के लिए एकदम क्लियर हो गया होगा और आपको कभी भी इस पर मार्क्स नहीं लूज होंगे, ठीक है। चलो, इसके भी मैं ये कॉन्सेप्ट आज करा रही हूँ, बट इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको एचएससी की बुक से कराऊंगी, तो आज वो कुछ क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, बट ये बेसिक देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है कि हम देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है विद चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर याद रखिए दोनों में ऊपर नीचे परसेंटेज, ये हम ट्राइंगल डेल्टा बोलते थे, चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डी इज क्वांटिटी, और यहाँ पर चेंज इन पी, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। इतना ही इसको लर्न कीजिए, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब कॉमर्स के बचपन में। सो इलास्टिसिटी शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ओके। तो आई होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ये क्या था क्वेश्चन इलास्ट, अब इसकी टाइप्स है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, मेरे पास है अभी क्वेश्चंस, बट मैं वो आपको 12th की बुक से पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी क्योंकि ये डिटेल है, अभी मैं दूसरे छोटे क्वेश्चंस करा देती हूँ। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी मींस, मार्जिनल यूटिलिटी होती है हमेशा एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट, ठीक है। आप पानी पूरी ऐसे याद रखिए, पानी पूरी खाने जाते हैं उसके बाद सूखा पूरी लेते हैं, तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में लिखते जाइए, कुछ चीजें मैं एकदम फास्ट कराती हूँ क्योंकि मुझे एजम्पशन है कि आप सबने पढ़ी हुई है पहले भी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। Marginal utility means B. Law of diminishing marginal utility states marginal utility decreases with additional consumption. ठीक है, ये भी मैं आपको एक बार अच्छे से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ाती हूँ अगली बार। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है एडिशनल कंजम्पशन, एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम
बेसिक है, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब आपने इतनी बार पढ़ा ही होना चाहिए, जब हम बहुत भूखे होते हैं ना, तो ऐसे होता है ना कि कोई भी खाना खा लो अच्छा ही लगता है। और उसके अलावा कैसे होता है ना, जब आप बहुत भूखे हो तो आपने फर्स्ट रोटी खाई, उसकी जितनी आपको भूख थी, सेटिस्फेक्शन मिली, वो सेकंड रोटी से नहीं मिलेगी। फिर थोड़ा पेट भर जाता है, फिर सेकंड रोटी खाएंगे तो थर्ड पर उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, एडिशनल सेटिस्फेक्शन ग्रेजुअली फॉल्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा gives high satisfaction and fifth slice gives you less। और ऐसा भी होता है ना, घर पर कम चीज बनी हुई तो हमको अच्छी लगती है, तो याद रखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद एडिशनल कंजम्पशन। कुछ ऐसे दिमाग में रखिए जिसके आंसर आपको क्लिक हो जाए। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाते हैं उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद एडिशनल कंजम्पशन। प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन, आप प्रोडक्शन क्या होती है आपको पता है, इनपुट आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स हाउ इनपुट्स प्रोड्यूस आउटपुट। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल मींस लेबर और के मींस कैपिटल। फंक्शन ऑफ एल एंड के। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हो तो एल से याद रखिए, लव करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और के से कवलप्रीत याद रखिए। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड के। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट। यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, हम हर बार पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में भी पढ़ रहे हैं और अब तक पढ़ते ही आए। फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी बढ़े आपको वो कॉस्ट भरनी ही पड़ती है। ये सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट वेरी विद आउटपुट ही। तो कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन शॉर्ट रन कभी पड़ेंगे, जैसे रेंट, आपने क्लासरूम ली हुई है, आप भले उसमें बच्चे आए या ना आए, आपको इनकम आए या ना आए, आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉरी, आपको रेंट तो पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कब, वो वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। बट रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ ये आपकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज, ये भी बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, तो बी कॉस्ट है ना। मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स फर्म डिसाइड ऑप्टिमल पर, तो चेंजेस इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स फर्म डिसाइड ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल। मार्जिनल कॉस्ट इज टीसी अपॉन क्यू, तो चेंजेस इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंजेस इन क्वांटिटी। अब मार्केट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है। मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में ये बहुत अच्छा टॉपिक हमने पढ़ा है, तो ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आज के लिए एंड करें। ठीक है, अगर आप रोज मेरे जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, अगर आप साथ में देखते हो और आज ही खत्म कर देते हो, तो ऐसा हो जाता है कि आज ही हमने पढ़ा और आज ही लर्न। ओके, तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। अब याद रखिए बच्चे ना मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखिए नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वेरी लार्ज। ये ना एक हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये मिथ है, ये एजम्पशंस पर चल रहा है। ऐसी कोई भी मार्केट नहीं होती है। बट आप सब्जी मंडी याद रख लो, मतलब वहां पर सब लोग सब कुछ सेम ही बेच रहे हैं। अगर आपको एक भैया से नहीं जम रहा है तो आप दूसरे भैया से लोगे, क्योंकि सब सेम प्राइस पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर है ना सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मोनोपोली में हम ही एक ही बंदा होता है। अब मैं मुंबई में रहती हूँ, तो हम जब लोकल रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रेल का पानी मिलता है नीर, तो उनकी मोनोप्ली। ओके, तो एक ही सेल वापस सेलर होता है। मोनोप्लिस्टिक में क्या होता है ना, बहुत सारे होते हैं। अब याद रखो, जैसे सोप्स की बात करूं, मैं पेन्स की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कोई टेलीविजन ब्रांड की, ठीक है। और ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। अब ओलिगोपोली में आप हमेशा ना ये अपने कैब एग्रीगेटर्स को याद रखिए या एयरलाइंस को याद रखिए। एयरलाइंस जैसे अभी हमारे पास कौन सी बोलो, ऐसे भी लगता है कि कौन सा ही बोलना चाहिए। एयर इंडिया बोल दीजिए, इंडियन एयरलाइंस बोल दीजिए, या फिर इंडिगो बोल दीजिए। ठीक है यार, कोई ना कोई तो आप एयरलाइंस को याद रखिए। ठीक है, ओलिगोपोली में फ्यू। अब ये फ्यू का मतलब है ना, इतना याद रखिए कि दे कैन इजीली बी काउंटेड। तो ओला एंड उबेर। ओके, मेरे टाइम एक पूल कैब होती थी, पता नहीं मेरू कैब आप लोगों ने देखी है कि नहीं। अब तो ये एग्रीगेटर्स आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर याद रखिए। फिर परफेक्ट कंपटीशन में टाइप ऑफ प्रोडक्ट होमोजेनियस, सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको मुझसे नहीं खरीदना, आप दूसरों के पास जाओगे, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वो भी क्लिक होना चाहिए। तो होमोजेनियस मतलब एग्जैक्टली सेम। कुछ बच्चे ना इंग्लिश कमजोर होती है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, सेम। आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे ताकि आप सब लोग सेम दिखे, होमोजीनियस। ओके, अब यहाँ पर मोनोपोली में ना प्रोडक्ट इज यूनिक, वो यूनिक है तभी। अब देखिए
है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया रेलवे स्टेशन पर तो अलग बात है, बट यूनिक होगा तो ही आप मोनोपोली में एग्जिस्ट कर पाओगे। किसी और ने आके आपकी मार्केट तोड़ दी तो इसलिए प्रोडक्ट हैज टू बी यूनिक। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, लक्स साबुन है, फिर हमाम साबुन है, फिर आपके पास जॉनसन बेबी है, किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे जॉनसन बेबी बच्चों के लिए, फिर सिंथॉल बताते हैं समर के लिए, फिर नीम वाला बताते हैं कि बीमारियां नहीं लगेगी। तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और यहाँ पर ओलिगोपोली में होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस भी हो सकता है। अब देखो आप एयरलाइंस में जा रहे हो, आप इंडियन एयरलाइंस में जाओ या एयर इंडिया में, क्या फर्क होता है? एक तो आप ब्रांडिंग सोचते हो, प्राइवेट और नेशनलाइज सोचते हो, या फिर लेग स्पेस होती है, लगेज होता है, या फिर आपको इकोनॉमी क्लास होता है, या ब्रांड होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें या तो होमोजीनियस है और है। अभी कंट्रोल ओवर प्राइस किसका? परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो कंट्रोल सेलर का। क्यों? क्योंकि ना सब लोग सेम बेच रहे, तो अगर मैं थोड़ा सा भी महंगा करती हूँ तो लोग ए को छोड़ के बी के पास चले जाएंगे, बी थोड़ा सा महंगा करता है तो लोग ए और बी को छोड़ के सी के पास जाएंगे। सो देयर इज, तो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज अ प्राइस टेकर। बहुत बार आपको क्वेश्चन आ चुका है और मुझे उम्मीद है अभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ही इज अ प्राइस टेकर, प्राइस बना नहीं इतना नहीं, वो डिसाइड नहीं करता है, मोनोपोली डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है, उसका प्रोडक्ट यूनिक है एंड ही इज अ सिंगल सेलर। यहाँ पर लिमिटेड कंट्रोल किसके पास है? मोनोपोलिस्टिक के पास। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है ना, यहाँ नहीं तो कहीं और खरीद लेंगे लोग। और यहाँ पर कैसे? कंसिडरेबल कंट्रोल। ये लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप्स और कार्टल्स बनाते हैं, हम पढ़ेंगे किसी दिन। मतलब अभी कैसा है ना, अगर आप एयरलाइंस एक ने महंगा कर दिया तो क्या हो जाएगा, लोग दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर दूसरा और तीसरा के पास जाते रहेंगे, तो पहले वाले को नुकसान हो जाएगा, तो फिर वापस आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। एंट्री बैरियर्स, यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट बहुत बार पूछा है, आप आओ कमाओ निकलो। यहाँ पर वेरी हाई, यहाँ पर बैरियर्स है, आप एंटर नहीं हो सकते, प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, बहुत कंपटीशन हो जाता है। रिलेटिवली इजी, ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, और यहाँ पर कैसा? एंट्री बैरियर इज वेरी हाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल है, तो आपको सब देखना पड़ता है। सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट नॉट नीडेड, एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पर मोनोपोली में यूजुअली लोग, क्योंकि यूनिक है तो सबको पता ही है। हाई एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है सेलिंग कॉस्ट का। जैसे आप देखो दिवाली के टाइम लक्स वाले बोल देंगे उसमें साबुन में सिक्का है गोल्ड का, तो वो हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि आप लाखों में से एक बंदे हो सकते हो, और यहाँ पर भी आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी हाई, तो प्राइस टेकर है, सब लोग सेम बेच रहे। मोनोपोली में नो कंपटीशन, हम राजा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मॉडरेट है, और ओलिगोपोली में बहुत इंटेंस राइवलरी है। मैंने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो मेरी मार्केट गई, फिर दूसरा बंदा आ गया, ठीक है। डिमांड कर्व यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक है, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और किंग डिमांड, इसको हम पढ़ेंगे किंग डिमांड कर्व, ठीक है। वो शेप होती कर्व की, बाद में बताती हूँ मैं। और इसमें हमेशा आता है किंग डिमांड का, पॉल स्वीजी ने दिया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं 14, 15, 16, 17 में, ठीक है। ईयर की बात करूं, एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केट को याद रखें, मंडी में रेलवेज लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है यहाँ पर, ठीक है, रेलवेज का। इंडियन रेलवेज अब तक मोनोपोली है, आपको नहीं भी पसंद आ रही तो आपको जाना ही है। रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग, यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, और ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री, ओके, ठीक है, या तो एयरलाइंस। तो ये आपको याद रखिए, इतना आप पढ़ के जाइए, आपके 2 या 4 मार्क्स तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़िए कि कल आप बच्चों को पढ़ा सके। मैं भी इकोनॉमिक्स टीचर नहीं हूँ, कॉमर्स टीचर हूँ, पर जब हम पढ़ते हैं ना तो इस एंगल से पढ़िए कि किसी को पढ़ा सके। विच मार्केट हैज ओनली वन सेलर, तो तुरंत आना चाहिए मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल, मोनोपोली। ओलिगोपोली में कितने होते हैं? फ्यू सेलर्स, इजिली काउंट। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है बहुत सारे, जैसे सोप्स। और यहाँ पर क्या था? परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज मोनोपोली। Under perfect competition, firms are price takers. They are not price makers. They cannot control the price because everybody is selling the same product, uniform, homogeneous product. If any one of them raise the price or increase the price, people will go to someone else and then he is going to lose. ऐसा होता ही नहीं, इसलिए price taker. Question 12, price taker. कार्टल्स में बताऊंगी, ओपेक को आप पढ़ सकते हो। कार्टल्स हम ग्रुप कर लेते हैं कि सब लोग जैसे ऑयल पेट्रोलियम वाले एक ही भाव पर सबको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। अगर ये साबुन नहीं तो दूसरा साबुन चल जाएगा, ये शैम्पू नहीं तो दूसरा। डिओपोली का मतलब आपको पता होगा तो मुझे मैसेज करके बताइए। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली मार्केट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, ये अब आप बताओ, मैंने इतनी बार बता दिया है, होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। Oligopoly market is characterized by few interdependent firms. Firms depend on competitors' decision. जैसे मैंने आपको बताया, एक एयरलाइंस प्राइस कम कर देगी या ज्यादा कर देगी तो दूसरे को नुकसान फायदा होगा, तो उसको देख के दूसरों को भी करना पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ाएगा, या दूसरा कम करेगा तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ओलिगोपोली मार्केट में, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना करते हैं। आई होप सो आपको इतने क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको मेरे पढ़ाने की टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल तो फ्री है, तो आप चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने नोट्स बनाइए, मुझे रिजल्ट्स लाके दीजिए। और फिर एग्जाम की डेट तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है, बहुत कम दिन रह गए। जिनका पढ़ाई हो चुकी है रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ट्रस्ट मी सॉल्विंग क्वेश्चंस हेल्प यू। मैं भी रिवाइज करती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ, ह्यूमन नेचर है। विथ एज, फिर विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं बोलूँ फिर पढ़ाई में जब जैसे गैप होता है, सपोज अब मैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रही नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे याद रहेगा। तो इसलिए रिवीजन और हार्डवर्क करते रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस। आई ऑलवेज से कीप योर सिलेबस हैंडी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, क्वालिफाई हो जाइए, और मुझे फिर अपनी अपनी खुशियां शेयर कीजिए। जाते जाते सिर्फ फिर से बोल रही हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।